फॉर्म आ गया है, भरेगा रेलवे का +2 लेवल, और वो तैयारी करना चाहता है। ठीक है, कर लो और रात में तैयारी करो, हो जाएगा। समझा? कल हो सकता है भरेंगे, हम भी भरेंगे। एनटीपीसी के भी आया है और उसका भी, दोनों आया +2 लेवल। टिकट टिकट कलेक्टर का भी और इसका भी, दोनों का दोनों आया। आवाज है ना, झिक 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 का होने लगता है। कर दिए हैं फिर भी यहाँ झिकझिक आता है, रुकता है फिर ऐसे करने लगता है, फिर हो रहा है काम। पढ़ेंगे डेली 2 घंटा, मेरा लास्ट रहेगा ये। निकाल लिए 4 वो एग्जाम, 4 में 5 वो रहेगा इस बार। आ रही पार। हाय एवरीवन, आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे बायोलॉजी को लेकर, और बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जानेंगे। एक्चुअल में ये जो हम बताने जा रहे हैं स्पेशली बायोलॉजी को लेकर के एग्जामिनेशन व्यू से, जो टर्म 1 में या मिड टर्म में जो पूछा जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ बातें हम लोग ये भी जानेंगे कि बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या, और बायोलॉजी के बारे में समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है, और कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी के पीछे किस तरीके से आज जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो कैसे आया, किस तरीके से आया, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो है, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो हम लिखते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सही है, हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहले बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो है बायोस और एक है लोगस। ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक्चुअल में ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये दोनों के दोनों, ये दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस और लोगस। अगर आप देखें बायोस, तो बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और लोगस का मीनिंग देखें तो होता है स्टडी। तो अगर लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी की जाए तो हम उसे कहते हैं बायोलॉजी। सवाल ये है कि इन ग्रीक वर्ड्स को लेकर आने वाला कौन है। तो 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, जिन्होंने इस वर्ड को दिया। ये जो वर्ड है बायोलॉजी, इस वर्ड को देने वाले 2 साइंटिस्ट हैं। एक है लेमार्क, ठीक है, और दूसरा जो वर्ड साइंटिस्ट है उसको बोलते हैं ट्रेविरनस। ठीक है, ये 2 लोग हैं, ट्रेविरनस और लेमार्क। ये 2 लोग हैं जिन्होंने ये वर्ड जो है बायोलॉजी उन्होंने दिया है। तो बायोलॉजी वर्ड जो आया है एक्चुअल में एब्रिविएशन ऑफ 2 वर्ड्स, बायोस एंड लोगस, दैट मीन्स
बायोलॉजी जिससे बना है, तो बायोस का मतलब तो हो गया लिविंग थिंग्स और लोगस का मतलब हो गया स्टडी। जब आप लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो आप उसे बायोलॉजी कहते हैं। और इस वर्ड को, ये जो दोनों वर्ड है वो एक एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड को बनाने वाले जो दो साइंटिस्ट हैं वो हैं लेमार्क और ट्रेविनस। ये तो बात समझ में आ गया कि भाई बायोलॉजी को लेकर के कि इस तरीके से बना है। लेकिन सवाल ये भी है कि इन्होंने जो वर्ड दिया था वो 1802 में दिया था। ये जो वर्ड इन्होंने दिया है, लेमार्क और ट्रेविनस ने 1802 में इस वर्ड को दिया। अब जानना ये है कि इसकी शुरुआत किसने की सबसे पहले। तो बायोलॉजी की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले, वो एक साइंटिस्ट या कह सकते हैं एक फिलोसफर, ऐसा एक थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी की, बहुत सारी चीजों को देखा, और इन्होंने उनके बारे में एक बुक लिखी। इस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने 500 अप्रॉक्स कह सकते हो, अप्रॉक्स 500 एनिमल्स के बारे में इन्होंने लिखा। तो अभी दुनिया को नहीं पता है कि बायोलॉजी एक्चुअल में क्या है, या बायोलॉजी के बारे में कोई जान नहीं रहा है। सबसे पहले जो शुरुआत की है बायोलॉजी को पढ़ने की या जानने की, या लिविंग थिंग्स के बारे में जानने की, जिसने शुरुआत की है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सबसे पहले शुरुआत किया, इन्होंने लिविंग थिंग्स को जानने की कोशिश की, और इन्होंने करीब 500 ऐसे एनिमल्स थे, उन्होंने उसके बारे में एक किताब में लिखा। और वो जो बुक लिखी है उन्होंने, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। जिसके वजह से, यही वो कारण है जिसके वजह से एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साथ साथ में इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर ऑफ बायोलॉजी है, इन्हें एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में दुनिया को बताया। एक और साइंटिस्ट आए इसके बाद, साइंटिस्ट मान लो, फिलोसफर मान लो, है ना, उन्होंने इसके बारे में दिया। एक और साइंटिस्ट आए, व्यक्ति आए एक और जो इसके साथ जुड़े, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस जब आए, उन्होंने भी जिस जिस तरीके से इन्होंने एनिमल के बारे में स्टडी किया और एनिमल के बारे में किताब में लिखा, वैसे ही जब थियोफ्रेस्टस आए तो थियोफ्रेस्टस ने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में लिखा। तो बहुत सारे प्लांट्स में लिखा, एक उनकी बुक पब्लिश्ड हुई जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इनकी एक बुक पब्लिश हुई जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसी बुक में इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में बताया। बहुत से ऐसी बातें हैं ना, क्योंकि हम बहुत से ऐसे एनिमल है जिसे देखे नहीं है लाइव, पर हमने फोटोज में देखा या बुक्स में देखा, तो हम जान पाए, हम फैमिलियर हो पाए कि वो एग्जिस्ट करता है। तो सोचिए, जिस समय की बात हो रही है जहां पर अभी बायोलॉजी इस तरह की चीजें कुछ है नहीं, तो वहां पर उन्होंने उन चीजों के बारे में जानने की शुरुआत की। चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे वो थियोफ्रेस्टस हो, उन्होंने उनके बारे में जानने की कोशिश की और दुनिया को बताया कि इस तरह के प्लांट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, या इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्होंने बताया, और उनकी जो किताबें आई, एक तो है हिस्टोरिया प्लांटेरम और एक है आपकी हिस्टोरिया एनिमलियम। ये दो किताबें हैं जो उन्होंने दी। अब हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी को दो पार्ट्स में बांट दिया गया, दो हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि अब जब हम किसी चीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे आसान करने की कोशिश करते हैं। तो आसान करने की कोशिश की, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन रे। ये जो साइंटिस्ट आए जॉन रे,
इन्होंने सबसे पहले एक बेस बनाया कि भाई वो जो साइंटिफिक बेस क्रिएट होता है, तो इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेस को क्रिएट किया कि हम बायोलॉजी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन्होंने बांटा नहीं है, बस एक कह सकते हो कि जॉन रे ने एक साइंटिफिक बेस को क्रिएट किया, साइंटिफिक बेस दिया। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, पूरा नाम है इनका कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनका नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, जब कैरोलस लीनियस आए तो इन्होंने क्या किया ना कि बायोलॉजी को दो हिस्से में बांट दिया। बायोलॉजी को दो हिस्से में बांटा। जो बायोलॉजी था इसे इसने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक को कहा एनिमल किंगडम और दूसरे को कहा प्लांट किंगडम। इन्होंने इसे दो हिस्सों में बांट दिया, जिसके वजह से कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो बात समझिएगा, बायोलॉजी तो हम समझ रहे हैं कि भाई अब बायोलॉजी अब क्या है, आज के डेट में आप डायरेक्टली बायोलॉजी को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो हिस्ट्री है, इसका किस तरीके से ये आया, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो बायोलॉजी को जो बांटने की शुरुआत की, उसे डिवीजन देने की बात की, तो एक साइंटिफिक बेस जो क्रिएट किया वो जॉन रे ने किया, लेकिन उसे बांटा जो है वो कैरोलस लीनियस ने बांट दिया एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में, जिसके वजह से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो कहा जाता है वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। बाद में इसे फर्दर और डिवाइड किया गया। बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था आर.एच. विटिकर। बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है आर.एच. विटिकर। जब आर.एच. विटिकर आए, जैसे कि आप क्लास 9 के डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है ना, जो अभी रिड्यूस कर दिया गया, आप उसमें इनके बारे में पढ़ते। इन्होंने 5 पार्ट में बांट दिया। कैरोलस लीनियस ने 2 पार्ट में बांटा था, लेकिन इसने 5 पार्ट्स में बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, तो इन्होंने फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई में 5 पार्ट में आर.एच. विटिकर ने बांटा। आर.एच. विटिकर ने अप्रोक्सीमेट 1969 था, आई थिंक 1969 में आर.एच. विटिकर ने इसको 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप समझे बात को कि किस तरीके से बायोलॉजी की शुरुआत हुई। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया, और ये जो वर्ड था बायोलॉजी, ये डिराइव्ड हुआ 2 वर्ड से। एक तो वर्ड था आपका बायोस और लोगस। बायोस जो वर्ड है जिसका मतलब स्टडी होता है, सॉरी लिविंग थिंग्स होते हैं, और स्टडी का मतलब लोगस का मतलब स्टडी होता है। तो हम जब लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसे बायोलॉजी बायोलॉजी कहते हैं। ये वर्ड जो दिया और लेमार्क और ट्रेविनस, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। फिर बाद में जो शुरुआत करी थी एरिस्टोटल ने, उन्होंने एक बुक पब्लिश की, हिस्टोरिया प्लांटेरम एनिमेलियम, और फिर एक हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक आई जिसे थियोफ्रेस्टस ने लिखा, जिन्होंने बताया दुनिया को कि इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि सब कोई घूम करके उस तरह की चीजों को देखा नहीं, तो कितने तरह की चीजें हैं शुरुआती दौर पर उन्होंने बताया। तो अब हम फिलहाल, अब जो हम लोग टॉपिक लौटेंगे वो है हमारा टॉपिक चैप्टर 5 क्लास 9 का, जो बेसिक चीजें हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जहाँ पर फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ होगी। बहुत ही स्पीडली हम रिवीजन करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे
कि किस क्या क्या टॉपिक हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए या हमें पढ़ के जाना चाहिए टर्म 1 में या मिड टर्म का जो एग्जाम हो रहा है किसी भी बोर्ड के लिए या सीबीएसई है या जिनका भी ये टॉपिक है, आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, जो भी बोर्ड में पढ़ते हैं और जिनका ये टॉपिक है उनको इस टॉपिक के बारे में मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं कि आपको ये पढ़ के जाना चाहिए। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हमारा तो सेल है ही, और सेल के बारे में हम जानते हैं कि सेल जो है एक यूनिट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है कि नहीं? यूनिट पार्ट ऑफ हमारे बॉडी का सबसे यूनिट पार्ट जो होता है वो यही है, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो है हमारा सेल। सबसे पहले आपको पता होगा, आपने बहुत पहले पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में 1665 में बताया। फिर 9 सालों के बाद आफ्टर 9 इयर्स एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आपका ल्यूवेनहॉक था, है ना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। वो साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1674, ठीक है, 1674 में आया और बैक्टीरिया के बारे में बताए। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि साइटोलॉजी जो सेल है, जब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं तो हम इसे कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो ये पॉइंट्स हमें नॉर्मली जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो हम स्पेशली इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, हमारा मेन मोटिव है कि हम पॉइंट डिस्कस करें जिस पॉइंट्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ के जाएं, जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाए और बेहतर हो सके, ठीक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो ध्यान रखिएगा कि एपरेटस ऑफ सेल्स या ऑर्गेनेल ऑफ सेल्स, आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो यही ध्यान आपका होगा, जो इमेज जो डायग्राम बनाने के लिए आता है प्लांट सेल का या फिर एनिमल सेल का, ये जो डायग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपको ये पढ़ के जाना चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि इसके ऑर्गेनेल जो होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल का आउटर पार्ट जो होता है, जो इसको कवर किया रहता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है या किस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, हम ये जानेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है, हम ये जानेंगे कि सेंट्रोसोम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अच्छा, इन चीजों से परे एक और बात है जो हम लोग समझेंगे कि सेल का जो टाइप है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम बहुत पहले ही क्लास 8 में पहले था, अब तो रिड्यूस कर दिया है, अब तो डायरेक्टली आपको क्लास 9 में उसको पढ़ना है। तो अगर हमें क्लास 9 में पढ़ना है, इस वजह से हमने यहीं पर एक चीजें देख लेनी है कि सेल को हम जो दो पार्ट में बांट रहे हैं, आपको पता होगा कि हम कहते हैं कि भाई कोई यूनिसेलुलर है और एक हम कहते हैं मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर के बारे में बात करते हैं और मल्टी सेलुलर के बारे में बात करते हैं। यूनिसेलुलर हम उनको कहते हैं जो सिंगल सेल से बना हो, और मल्टी सेलुलर उनको कहते हैं जो बना हो दो या दो से ज्यादा सेल से बना हो, 2 और मोर सेल्स से मिलकर के जो बनते हैं हम उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। आप इसमें अमीबा वगैरह का एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, इसमें एनिमल है या प्लांट है, जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, आपके मल्टी सेलुलर में आते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट्स हम पढ़ते हैं, एक और चीज पढ़ते हैं, वो है आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। वो भी टॉपिक जो है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। टॉपिक है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा टॉपिक है आपका यूकैरियोटिक।
अगर आप देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों के बारे में जानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जितने भी होते हैं वो एक्चुअली में इनका जो साइज होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर का होता है। 1 माइक्रोमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻6 मीटर के आसपास ये चीजें होती हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसका 1 माइक्रोमीटर साइज है, तो इसका जो साइज होगा यूकैरियोटिक का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका साइज लार्ज होगा, जो साइज हो जाता है 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। तो कितना फर्क है कि प्रोकैरियोटिक बहुत ज्यादा छोटा होता है और ये बहुत ही बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में। साथ ही साथ में ये छोटा है तो कुछ तो ऐसा होगा जो इसमें चीजें छोटे होने की वजह से कुछ चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। अगर आप इसमें देखें कि इसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, जबकि इसका जो न्यूक्लियर रीजन होगा यूकैरियोटिक का वो वेल डिफाइंड होगा। इसका जो क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल होगा, जबकि इसका जो क्रोमोसोम्स होंगे मोर देन 1 होंगे। क्रोमोसोम्स जो इसके होंगे मोर देन 1 होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो इसके मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, वो एब्सेंट होते हैं। इसके जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे वो एब्सेंट होंगे, जबकि इसके जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो दोनों में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो हम तो देख ही रहे थे भाई कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, उसमें टाइप्स वगैरह भी देखा हमने कि भाई हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में बांटते हैं, हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बांटते हैं। हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल ऑर्गेनेल में हम जब देखते हैं तो सारी वो पार्ट्स को देखते हैं जिसका फंक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई उसका फंक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, या आपका सेल मेम्ब्रेन जो हम कह रहे हैं वो क्या है, लाइसोसोम क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है। तो इस सारे पार्ट जो इसके हैं, जो सेल एपरेटस के या सेल ऑर्गेनेल के होते हैं, उस सारे पार्ट्स के फंक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम कुछ पॉइंट्स के बारे में इनके डिस्कस करें, देखिए हम स्पेशली, क्योंकि हम मुझे पूरा वीडियो बनाना है, इसमें सारे के सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व करने, इस वजह से हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन या उन चीजों को नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। इस वजह से हम बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ वो टॉपिक बता रहे हैं इस चैप्टर में जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इसमें इतनी सारी चीजें, कम से कम तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ के ही जानी चाहिए। इसमें कौन से किसका, जैसे कि हम सेल एपरेटस के बारे में पढ़ते हैं तो सेल एपरेटस का फंक्शन क्या है हम पढ़ते हैं। जितने भी सेल एपरेटस हैं सेल के अंदर, या ऑर्गेनेल जो बोलते हैं, वो ऑर्गेनेल जो है उनके सारे चीजों के बारे में फंक्शन को पढ़ेंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, चाहे राइबोसोम, जितने भी हैं उसके, है ना, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स हैं उस न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए है उसके अंदर, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर है प्रोटोप्लाज्म, जिसको बहुत से, क्योंकि बुक में आप देखेंगे ना तो बुक में आपको प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा। प्रोटोप्लाज्म ही है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम एक कहते हैं साइटोप्लाज्म और एक कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और एक आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो हम जो देखते हैं ज्यादातर तो वो साइटोप्लाज्म को देखते हैं, जो कि एक लिक्विड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और सारी चीजों के बारे में हम देख पढ़ते हैं। बहुत सी सारी चीजें हैं, ज्यादा इसके बारे में डीप डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक लंबा वीडियो होगा, दूसरे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है। तो नॉर्मली आप समझिए इस बात को, गोल्जी एपरेटस के बारे में या और भी चीजों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 1
जो क्लास 9 का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले समझते हैं मैटर के बारे में कि भाई मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते हैं, क्लास 6 में भी पढ़ते हैं कि भाई मैटर हम उसको कहेंगे जिसके पास मास होना चाहिए या फिर एरिया ऑक्युपाई करना चाहिए। जो भी चीजें जिसके पास मास हो या वो चीज जो एरिया को ऑक्युपाई करे तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं मैटर। ठीक है ना, तो मैटर कहलाने के लिए ये बात होना बहुत जरूरी है। अच्छा, समझने के लिए बात है कि मास जो आप कहते हैं, मास कह रहे हैं, भाई मास एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं मास। तो प्रॉपर्टीज है ये किसी भी सब्सटेंस की जो उसके अंदर होना ही है, वो चीजें होंगी ही। आप इसके बारे में एटम स्ट्रक्चर वगैरह में आप जाएंगे तो थोड़ा वो चीजें पूरी डेप्थ हो जाएगी, जिसमें हम ये जानेंगे कि भाई एटम क्या है, फिर हम जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सब्सटेंस किसे कह रहे हैं। तो फिर वहां हमें पता चलता है कि एक्चुअल में मास किसे कहा जा रहा है। तो वो बातें अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग जानेंगे इसके फिजिकल नेचर्स के बारे में, हम जानेंगे कि भाई मैटर के टाइप। अच्छा, अगर हम टाइप को देखें, ठीक है, थोड़ा टाइप को हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, टाइप देखें तो मैटर को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो इसका फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, और एक इसका केमिकल स्टेट। हम दो हिस्सों में इसे बांटते हैं। जब आप फिजिकल स्टेट में से बांटे तो आप नॉर्मली इसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा और बीईसी के बारे में भी, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ये है और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ये होता है। तो किसी भी मैटर का जो स्टेट है वो ये स्टेट, पांच तरह के स्टेट में देखने को, फाइव स्टेट्स में हम ये चीजें देखते हैं कि भाई सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, या प्लाज्मा, या फिर बीईसी। बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। बोस जो एस एन बोस हैं हमारे, हाँ, सत्येंद्रनाथ बोस है, आई थिंक एस एन बोस बोलते हैं, मिसिंग और थोड़ा सा नाम भूल रहे हैं। एस एन बोस जो है, और आइंस्टाइन तो आप जानते हैं, और यही है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बताता है फिजिकल स्टेट को। जहां पर हम हमारा टॉपिक होगा इसे पढ़ने के लिए कि हम ये जानेंगे कि सॉलिड के नेचर्स क्या होते हैं, सॉलिड के अंदर जो शेप्स हैं वो फिक्स्ड होता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनके वैल्यूज हैं, उन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो एक टॉपिक ये है आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चीजें इनकी होती है। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी बातें आप ध्यान रखिएगा कि सॉलिड के पास क्या होगा, उसका फिक्स शेप होता है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसका अगर हम कंप्रेस उतना नहीं कर सकते, कंप्रेसिबिलिटी इसकी कम होती है ना। डिफ्यूजन ये बहुत ही कम करता है। वैसे लिक्विड करेंगे तो इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम इसका जो होता है वो फिक्स्ड होता है। और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, और लिक्विड में थोड़ा कम, और गैस में उससे भी कम होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन गैस में एक अच्छी बात है कि गैस जो है डिफ्यूजन बहुत ज्यादा कर सकता है, और दूसरा इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आप प्रेशर देकर के चीजों को बदल सकते हैं। इसके अलावा आप कन्वर्जन को भी ध्यान रखिएगा। एक रिलेशन हम बना दे रहे हैं, आप इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा और ये फॉर्मूला बना लीजिएगा जिससे कि आप केल्विन या कन्वर्जन को देख सकें। हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम सेल्सियस पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं केल्विन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, इतने तरह की चीजें हम पढ़ते हैं। तो अगर हम सेल्सियस का मेजरमेंट लिमिट देखें तो ये 0 से शुरू होकर के 100 तक जाता है। अगर हम केल्विन का देखें तो ये जाता है 273 से 373 तक। अगर हम फ़ारेनहाइट का देखें तो 32 से 180 तक जाता है।
तो अगर हम इससे फॉर्मूला बनाए, क्योंकि मुझे कन्वर्जन करना हो सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, जैसे भी मुझे बदलना हो तो हम इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं, और वो फॉर्मूला है C माइनस 0 और 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 और डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273, और फिर इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 32। अगर हम इसको सॉल्व करें तो C बाय 100 और ये निकल कर आएगा 273, क्योंकि C को 0 घटाया नहीं जा सकता, यहाँ घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो F माइनस 32, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 180 नहीं होता है, 212 होता है, 212, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 212 है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आएगा। अब यहाँ काटेंगे, डिवाइड कर देंगे 5, यहाँ भी 5, और यहाँ आ जाएगा आपका 9। तो रिजल्टेंट आ रहा है C बाई 5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 और F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। तो ये वो रिलेशन है जो आपको किसी भी तरह के कन्वर्जन में हेल्प करेगा। C बाय 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाय 5। सपोज करो कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम इस को उठा लेंगे। तो मेरे पास क्या है, C बाय 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। आप देखें तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो जब भी सेल्सियस से केल्विन बनाया जाता है तो हम इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हैं कि C इक्वल टू K माइनस 273। अब अगर हम माइनस 273 को इधर लाएंगे तो K इक्वल टू C प्लस 273। तो हम ये भी याद रख सकते हैं कि अगर मुझे सेल्सियस दिया है और केल्विन में बदलना है तो केल्विन इक्वल्स टू C प्लस 273 फॉर्मूला होगा। अगर मुझे केल्विन दिया है और सेल्सियस में बदलना है तो K माइनस 273 फॉर्मूला हो जाएगा। अब मुझे देखो क्या दिया हुआ है, 25 डिग्री दिया हुआ है, तो 25 डिग्री है तो C कितना दिया है 25, और इधर है 273, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, ऐड कर दे 892, यानी कि केल्विन इज इक्वल टू 290 डिग्री तो 298 डिग्री केल्विन में ये हमारा रिजल्ट होगा। तो हम इस तरीके से चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन करेंगे कैसे सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में बदला जा सकता है। इसके अलावा कुछ बातें हम और इसमें ध्यान रखेंगे। कुछ पॉइंट्स और होंगे जो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट होगा इनके बारे में हमें जानने का या इनके बारे में समझ सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमारे कि कुछ चीज़ें जैसे आप ले सकते हो इवापोरेशन का जो मेथड्स है कि इवापोरेशन में क्या क्या चीज़ें या किस तरह के पॉइंट से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके के सवाल उसमें आ सकते हैं। तो नॉर्मल से ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इसमें सवाल बनते हैं, जैसे कॉटन कपड़े को क्यों पहना जाता है गर्मी के दिनों में, जैसे सवाल बनते हैं कि गर्मी के जो डेजर्ट कूलर्स वगैरह वाला जो क्वेश्चन है कि भाई व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। तो भाई डेजर्ट कूलर जो है वो हॉट ड्राई डे में ठंडा क्यों करता है, कूल क्यों करता है, इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, अच्छा अभी घड़ा वाला जो क्वेश्चन था वो तो अब यूज नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट इसमें और बन रही है, एक तो ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट बन रहा है, वो है आपका आइस। आइस वाला क्वेश्चन कि भाई आइस जो है, डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं ना, डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं कि आइस जो है वो बहुत ही अच्छा से फ्लोट करने लगता है, ठीक है। फ्लोट करने के पीछे का रीजन क्या है, जैसे हम वाटर लिए और वाटर को ही हमने फ्रीज कर दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो आइस के अंदर ऐसा क्या चेंजेस हो गया
जिसके वजह से वो फ्लोट करने लगता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पूरे जो मैंने अभी शुरू से लेकर इस चैप्टर में मैंने सारी बातें बताई कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, उनके बारे में, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इनके, इसके अलावा कन्वर्जन जो होगा वो पॉइंट्स जो है हमारा इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा अभी जो हमने कहा इवापोरेशन के मेथड्स, इसके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा आपका ये भी जो एक फ्लो चार्ट बनता है कि जब आप सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड से गैस वाले में क्या होता है। तो ये जो पॉइंट्स आप पढ़ते हैं ये भी आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 2। कोशिश कर रहे हैं कि बहुत शॉर्ट किया जाए और बहुत आसानी से, बहुत कम देखा जाए और चीज़ों को। अच्छा, लैटेंट हीट भी ध्यान रखिएगा चैप्टर 1 में कि भाई लैटेंट हीट क्या होता है, उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मैटर जो है वो प्योर है या नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे फिजिकल स्टेट, और उसके बाद हम देख रहे थे भाई केमिकल स्टेट। ठीक है, जब आप केमिकल स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करो तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें प्योर होती हैं और कुछ चीजें इम्प्योर होती हैं। अगर प्योर को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एलिमेंट और फिर कंपाउंड में। अगर आप एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपको 3 पार्ट में मिलेगा। एक मिलेगा आपको मेटल, दूसरा मिलेगा नॉन मेटल, और तीसरा मिलेगा मेटलॉइड्स। ठीक है, इतने पार्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं। जबकि आप कंपाउंड में देखेंगे तो आपको 2 पार्ट मिलेगा, एक तो होमोजेनस मिल जाएगा और एक आपको हेट्रोजेनस मिल जाएगा। तो ये 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो कंपाउंड के अंदर आपको सॉरी कंपाउंड के अंदर कह रहे हैं, कंपाउंड में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर में 2 टाइप होता है। ठीक है, मिस्टेक हो गया, एक होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस। ये 2 पार्ट्स देखने को मिले। तो केमिकल स्टेट जब आप बांटते हैं तो केमिकल स्टेट में आपको इतनी सारी चीजें देखनी होती है भाई। एक प्योर होगा, इम्प्योर होगा, आप देखेंगे कि एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा। इसके बारे में एलिमेंट और कंपाउंड में एक चीज बार बार देखते हैं कि प्योर कहने का मतलब है कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो हम उसे प्योर कह रहे हैं, तो फिर कंपाउंड में तो सेम टाइप ऑफ एटम्स है नहीं। इसमें तो भाई अगर हम कह दें H2O है, या मान लो भाई कि कोई और कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है, हम उसे कंपाउंड कह रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है ऐसी चीजों में? तो देखिएगा कि कंपाउंड जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो के साथ मिलकर के बना होता है किसी भी चीज का। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को मिला दिए और आप उसको कंपाउंड कह रहे हैं, या जैसे तैसे मिला दिए तो कर दिए। तो प्योर में आप इस एक फिक्स्ड रेशियो को भी ध्यान रखेंगे। और भाई एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट को लेकर के जब डेफिनेशन बनता है तो ये यही बनता है कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना। जो एलिमेंट वगैरह में इसमें टाइप को देखते हैं। साथ साथ हम सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास 2 चीजें होंगी, एक तो सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। सीधे तौर पे याद रखना या ध्यान रखना, अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो सॉल्यूशन में एक आपका सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो मिनिमम अमाउंट होगा वो सॉल्यूट है, और जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट है। सीधे तौर पर जो कम रहेगा वो सॉल्यूट और जो ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट कहलाता है। ये एक सिंपली याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि भाई ऐसा चीज होगा। साथ ही साथ में हम इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए सीखते हैं भाई कि कंसंट्रेशन क्या होगा। तो हम मास कंसंट्रेशन निकालते हैं ना, मास परसेंटेज निकालेंगे, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा? सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होगा। और मास परसेंटेज
ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट होगा सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। ये दोनों के दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या है और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा होमोजेनस और हेट्रोजेनस किसे कह रहे हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, तो होमोजेनस, हेट्रोजेनस और सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक जो होंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे इस चैप्टर में, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 7 जो कि है हमारा मोशन। ठीक है, आप मोशन देखेंगे। मोशन चैप्टर में, तो मोशन में आप बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में, आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो निकालना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके सर्कुलर पाथ में। कि आप किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में जो निकालते हैं तो वो आपको डिस्टेंस निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला भी और डिस्टेंस वाला भी। जैसे मान लो ये मेरा कोई डिस्टेंस रेडियस है और रेडियस हम मान रहे हैं कि मेरे पास 7 है। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है एक 1 राउंड का, तो डिस्टेंस निकालना हो अगर 1 राउंड का, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकाल लेंगे तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से निकल करके पूरा 1 राउंड जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जहां थे वहीं आ गए, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन सोचो कि अगर हाफ ऑफ द सर्कल हमने कंप्लीट किया हो तब उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर हम हाफ ऑफ द सर्कल कंप्लीट किए हैं। तो हाफ ऑफ द सर्कल जब कंप्लीट कीजिएगा तो ये जो आपका होगा वो होगा आपका डायामीटर। ठीक है, तो जो भी डायामीटर होगा वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और जो चीजें आप 2 पाई आर के साथ निकालिएगा वो आपका हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड अगर हम बात करें तो हो जाता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आपका एवरेज स्पीड निकालना हो तो आप बिठाते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। u एक इनिशियल वेलोसिटी है, v एक फाइनल वेलोसिटी है। अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। साथ साथ में काइनेमेटिक का इक्वेशन होगा जहां पर आप v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज करेंगे और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे और फिर आप 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे ये जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई वो एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से उसको टैकल किया। सबसे पहले डाटा जरूर लिखना कि भाई क्या दिए रखा है और क्या बनाने के लिए कह रहा है। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम इस चीज को बना सकें। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल। तो हम अगर किसी भी बाइसाइकिल को रेस्ट पोजीशन से चलाना शुरू कर रहे हैं, तो अगर हम किसी भी बाइसाइकिल को रेस्ट पोजीशन से शुरू कर रहे हैं चलाना और 6 मीटर पर सेकेंड यानी 0 से शुरू किए और स्पीड हमारा पहुंच रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां पहुंचने में
जो हमको टाइम लगा है वो है हमारा 30 सेकेंड्स। ध्यान रखिएगा शुरू में क्या था, जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। क्वेश्चन पढ़ के इस तरह का डाटा जरूर बनना, आसान पड़ेगा बनाने में। इनिशियल क्या है, जीरो। अब मेरा ये बाद में वेलोसिटी आया, बाद में आया मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 6। अब यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप बताइए कि देन इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन हम इसमें निकाल लेते हैं कि 0 से 6 जाने में 30 सेकेंड में मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा। सपोज करो भाई हमको क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकाल कर बताइए कि भाई 0 से 6 मीटर पर सेकेंड जो हमने चला है उसमें हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो भाई एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v कितना है देख लो, v निकाले 6, u है हमारा 0 और टाइम दे रखा है 30। तो भाई 6 में 0 तो घटेगा नहीं, 30 बचा हुआ है, 6 1 जा 6 5 जा, यानी कि 1/5, और 1/5 को अगर काटे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, 0.2। अच्छा ये भी ध्यान रखना, एक्सेलरेशन बोलते किसको हैं, तो एक्सेलरेशन हम किसको बोलेंगे, तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप टैकल करिएगा, सवाल बहुत सारे हैं इस वजह से बनाना पॉसिबल नहीं। अच्छा ये इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आपने पढ़ा था कि when we travel equal distance with equal interval of time, that is called uniform motion। और हमने ये भी पढ़ा था with travel, देखो हम क्या पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन यही था ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़े थे, when we travel equal distance with equal interval of time, with equal interval of time। तो when we travel equal distance with equal interval of time, that is called uniform motion। ऐसे ही अगर हम कहते हैं when we travel unequal distance with equal interval of time, तो हम उसको कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ भी ध्यान में रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। अच्छा ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ध्यान रखिएगा, दो तरह का ग्राफ पढ़िएगा, एक आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक आपका होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसको अब नहीं पता है इसके बारे में अभी तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ही चीजें हैं इस वजह से, तो बाद में फिर कभी इसके बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल इतनी सी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज को कि भाई ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी और ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी, ठीक है। तो चैप्टर 1 में इतनी सारी बातें, हाँ तीनों का फॉर्मूला वाला सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 जो कि है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में तो सिंपल है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ध्यान रखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीन चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसमें हमने पढ़ा था कि जो चीजें जिस कंडीशन में है वैसे ही रहना चाहती है, अगर वो स्टैटिक पोजीशन में है तो स्टैटिक, अगर वो मूव कर रही है तो वो उसी मोशन मूवमेंट वाले मोशन में रहना चाहती है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है। अच्छा इसमें इनर्शिया भी इसी को कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने कहा था चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम।
तो चेंज ऑफ मोमेंटम में हमने पूरा फॉर्मूला निकाला था, तो अभी सिर्फ हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये हमने पढ़ा था भाई, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और इससे हमने इस चीज को डिराइव किया था कि किस तरीके से चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो मास इंटू वेलोसिटी हम वहां लेकर के आते हैं और फिर उसको पुट आउट करके सॉल्व करते हैं, तो रिजल्ट हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा वैल्यू निकल करके आता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको बता ही देते हैं, ठीक है? ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं मतलब फॉर्मूला से डिराइव करके चीजें इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल पड़ता है, आजकल ये डिराइव करने के लिए आता नहीं, इसलिए ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या है ना? अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट लिए, इधर से लगा रहे हैं 4 न्यूटन और इधर से लगा रहे हैं 5 न्यूटन, तो दोनों तरफ अलग अलग डायरेक्ट लग रहा है फोर्स। भाई 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, तो अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे, तो नेट फोर्स जब भी निकालेंगे तो क्या होगा? तो भाई 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, तो भाई ये 1 न्यूटन निकल करके आ रहा है। तो जब चीजें जीरो ना हो, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है जीरो ना हो, तो हम उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर जीरो आ गया तो बैलेंस फोर्स कहा जाता है, ठीक है? इसके न्यूमेरिकल्स ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड फोर्स जो मैंने बताया था। तो दो इसमें फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो है ही, साथ साथ में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों ही चीजें इसमें क्या होंगी? इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है? इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक या लास्ट चैप्टर जो आपका बच रहा है, चैप्टर 11, जो कि है आपका साउंड, ठीक है? आपको साउंड चैप्टर है आपका साउंड। साउंड साउंड में हम ध्यान रखेंगे कि साउंड किस तरीके का वेव है। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना? हाउ टू प्रोपोगेट, हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये दोनों बातें हम लोग ध्यान रखेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस साउंड और हाउ टू प्रोपोगेट साउंड। और कौन से मीडियम में साउंड का प्रोपोगेशन जो है वो बहुत ही फास्ट होता है और सबसे कम किस में होगा? तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में फिर उससे कम साउंड का प्रोपोगेशन होता है। यानी सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड होगी वो होगा आपका तो सॉलिड में, तब लिक्विड में और फिर गैस में। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में, और आपका एम्पलीट्यूड, और आपका स्पीड यानी वेवलेंथ मान लो ना, वेवलेंथ के बारे में, ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि इनके डेफिनेशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ठीक है? तो टाइम पीरियड आपका क्या है, तो ये सारी बातें आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है? कि भाई टाइम पीरियड क्या क्या चीजें हैं, टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा और ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा साउंड का कि भाई। अच्छा हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि साउंड का जैसे हम पढ़ते हैं ना वेव, फिर कभी इसके बारे में ज्यादा हम लोग डेप्थ तक बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि वेव वेव के हम पढ़ते हैं कि वेव जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होगा आपका
ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं। सवाल ये है कि भाई मैकेनिकल वेव कौन है? तो मैकेनिकल वेव ऐसे वेव को कहा जाता है दे कैन ट्रैवल विद द मीडियम, यानी मीडियम के साथ ही वो चल सकता है। और नॉन मैकेनिकल वेव उनको कहा जाता है दे कैन नॉट ट्रैवल विद दे कैन ट्रैवल विद द मीडियम और विदाउट मीडियम, दोनों ही में चल सकते हैं, यानी मीडियम में भी चल सकते हैं और विदाउट मीडियम भी चल सकते हैं। तो नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल सिर्फ मीडियम में चल सकते हैं, विदाउट मीडियम नहीं चल सकते। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दो टाइप होते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल हम उसको कहते हैं जो पैरेलली ट्रैवल करे, और ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? जो परपेंडिकुलरली ट्रैवल करे। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल साउंड हो जाएगा, ट्रांसवर्सल का एग्जांपल लाइट हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल का जो फिगर बनता है अलग अलग जगह ऐसे करके भी बनता है और ऐसे भी बनता है कि नहीं? और ट्रांसवर्सल का जो फिगर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, जिसमें हम एम्पलीट्यूड को ध्यान रखेंगे और इस चीजों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक रिलेशन भी हमें ध्यान रखना है कि भाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टाइम। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और ऐसे ही एक रिलेशन निकल कर आता है, डायरेक्ट हम रिलेशन बता रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। ये दोनों ही रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें सिंपल क्वेश्चन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का एप्लीकेशन। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में साउंड जो है वो टकरा कर वापस आ जाए, तो हम इसमें कह सकते हैं when the sound falls on the surface and bounce back, that is called reflection of sound। अच्छा, इसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप सुन पाते हैं तो हम उसको कहते हैं एको। अगर आप सुन नहीं पाते, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन तो होता है पर डिस्टेंस कम होने की वजह से वो चीजें कभी कभी सुनाई देती है, कभी कभी सुनाई नहीं देती है। तो जब आपको सुनाई नहीं दे रही है तो एक हो ही गया भाई, रिफ्लेक्शन हुआ बट हम सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब आपको सुनाई दे तो आप इसको एको बोलते हैं। अगर वही साउंड अगेन एंड अगेन आपको सुनाई दे तो फिर ये रिवर्बरेशन होता है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक साउंड का एप्लीकेशन ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया साउंड में। ओवरऑल इतने सारी पॉइंट्स जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग उस पर फिर बात करेंगे, है ना। टाइम हमारे पास तो अभी फिलहाल जितना है उस हिसाब से हमने इतनी सारी बातें डिस्कस करी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।